हम लोग देखते हैं रिवीजन क्लास है। आज का जो टॉपिक है वह नदी है। नदी के साथ में आपका झील वगैरह है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो खारा पानी का झील है, तो सबसे बड़ा खारा पानी का झील कहेगा भारत में सांभर झील राजस्थान में। और सांभर झील कहाँ पर है जी? राजस्थान। और राजस्थान में एक और झील है डिडवाना। डिडवाना झील। डिडवाना झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी है जो कैसा पानी के लिए? खारा पानी के लिए। दूसरा है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में खारा पानी कहेगा, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहेंगे सबसे ज्यादा खारा पानी या लैगून झील। कौन सा झील कहेंगे? लैगून झील। लैगून झील कहाँ पर है जी? चिल्का झील उड़ीसा में। उड़ीसा में। तीसरा कहेंगे कृत्रिम झील। कौन सा झील? कृत्रिम झील। खारे पानी का कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा है? बिहार नदी पे। यह निर्मित है, यह मानव द्वारा निर्मित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत। यह किस नदी पर है जी? बिहार नदी में। और यह कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है जी? चेन्नई में। तो देखा, अगला बात करें, विश्व का सबसे खारा पानी का जो झील है वह कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे खारे पानी का झील कौन हो जाएगा? कैस्पियन सागर। और यदि कहेंगे लैगून कहेंगे तो मृत सागर। कौन सागर हो जाएगा? मृत सागर जो है, मृत सागर लैगून है। कौन सी है जी? लैगून। अगर बात किया जाए सबसे अधिक लवणता वाला सागर, तो कौन सा सागर हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों का शासन। भारत में किसका शासन? अंग्रेजों का शासन। तो भारत में जो अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? काल कोठी। काल कोठी की घटना। और काल कोठी की घटना कब हुआ था? 1756। और यह घटना कहाँ पर घटित हुआ कोलकाता। था? कोलकाता में हुआ था। और इसके बारे में कौन बताया? हॉलवेल। कौन बताया था? हॉलवेल। हॉलवेल ने यह काल कोठी की घटना का चर्चा किया था, बतलाया था। और काल कोठी की घटना में कितना अंग्रेज सिपाही था? 146 अंग्रेज सिपाही, जिसमें मर गए थे 146 में से 123 अंग्रेज सिपाही मर गए थे। और जिंदा केवल निकले थे 23 को। यह घटना कौन घटित किया था? सिराजुद्दौला। कौन किया था? सिराजुद्दौला। उसके बाद कहते हैं पलासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई जो हुआ था वह कितना जून को हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? और किसके बीच में? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला। और इसमें धोखा कौन दे दिया था? सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया था वो धोखा दिया था मीर जाफर। और धोखा कौन दिया था जी? मीर जाफर। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को क्या किया था? धोखा दिया था। अब बात कर ले बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध जी? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में? डच और अंग्रेजों के बीच। हाँ, डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था? हाँ, अंग्रेज लोग जो इसमें है जीत गया और डचों को भारत से क्या हो गया? विदाई हो गया। तो कहेंगे कि किस युद्ध में डचों का पतन हुआ था? अब आइए वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध है जी? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1700 कब? वांडीवास का युद्ध कहेंगे कब हुआ था? यह हुआ था अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सर आयरकुट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सर आयरकुट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाली। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व सर लाली। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हार गया था, जिसके कारण यहाँ से फ्रांसीसियों का क्या हो गया? पतन। किसका पतन हो गया? अब फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध में हो गया? अब ये पानीपत की लड़ाई। तीसरा जो पानीपत हुआ था वह कब हुआ था जी? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761। यह जो हुआ था मराठा और किसके बीच में? मराठा और किसके बीच में? हाँ, इसमें जो है मराठाओं की हार हुआ था, अफगानों की जीत हुई थी। अफगान है जो विजयी हुआ। ठीक है। उसके बाद बात कर ले बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध जी? बक्सर
वह कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। यह किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और त्रिकोटे और किसके बीच में? त्रिकोटे रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसका सेनापति आयत कुट था। सॉरी, कौन था? हेक्टर मुनरो। और इसका जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव का, वह था हेक्टर मुनरो। और इधर से 3 लोग लड़ रहे थे। जो मीर कासिम था, जिसको बंगाल का नवाब बनाया था, उसको 1763 में हटा दिया। तो यह बदला लेना चाहता था। और बंगाल के जो सिराजुद्दौला का बेटा कौन? सुजाउद्दौला। हाँ, सिराजुद्दौला का बेटा कौन? सुजाउद्दौला। और मुगल शासक कौन? शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक कौन? शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अंग्रेजी सेना के विरुद्ध में लड़ा था। अगर बात किया जाए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। और यह किससे? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव। इसी में अंग्रेजों ने बंगाल के शासन को क्या किया? द्वैत शासन लगाया। कौन शासन लगाया? द्वैत शासन। आगे बात किया जाए तो कहेंगे अब यहाँ पर भारत में अंग्रेजों का शासन का नींव पड़ गया 1765 के द्वारा। पहले तो शुरू हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई में, लेकिन नींव पड़ा था 1765 में इलाहाबाद के संधि के द्वारा। अब ये सबसे पहला जो अधिनियम बना वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के अधिनियम को क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहला जो काम किया था वह पहला काम था 4 सदस्यों का परिषद का क्या होना? गठन हुआ। 4 सदस्यों का परिषद का क्या होना? गठन। दूसरा हुआ कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की क्या किया? 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। और अन्य न्यायाधीश 3 गो। कौन? चेम्बर, हाइड और लेमेस्टर। और चेम्बर। अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर, हाइड और कौन? चेम्बर। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। अब क्या हुआ? 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, किसको जी? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और ये पहला जो बना था रॉबर्ट क्लाइव, कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। पहला बना था वारेन हेस्टिंग्स। पहला कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया। चलिए, चौथा क्या किया? शासन व्यवस्था। क्या किया जी? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में पावर दे दिया गया। शासन व्यवस्था किसके हाथों में दे दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में पावर दे दिया पूरे देख रेख करने के लिए। और पांचवा जो है कंपनी के जो कर्मचारी लोग थे वह भारतीय लोग से जो रिश्वत लेते थे या उपहार लेते थे, प्रतिबंध लगा दिया। जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, जैसे आज के डेट में बिहार पुलिस होते हैं, जो जहां तहां पुलिस वगैरह पैसा वसूल करते हैं, उसी तरह से जो अंग्रेज पुलिस होते थे वो रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे। इस पर वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। और 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था, उसको द्वैत शासन को क्या कर दी? बंद कर दिए वारेन हेस्टिंग्स। अगला बात किया जाए, चलिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 को क्या कहते हैं? इसमें मुख्य रूप से काम हुआ था बंगाल, बिहार और गौचा। उड़ीसा में बंगाल, विधिवत बिहार, कानून। उड़ीसा को विधिवत कानून बनाया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी के रूप में विधिवत क्या बना लिया? कानून बना लिया। अब आइए 1784 में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 के अधिनियम को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें सबसे मेन काम जो हुआ था दोहरी शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सा मामला? व्यापारिक मामला। कौन सा मामला जी? व्यापारिक। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कौन सा मामला? राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला, जिसको 1858 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया गया। 1858 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। अब ये 1793 क्या है जी? चार्टर एक्ट। चार्टर 1793 से क्या हो गया? चार्टर चार्टर एक्ट बन के आने लगा। कहा गया अब जो कानून होगा अब 20 वर्षों के लिए बनेगा। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो 1793 में चार्टर अधिनियम में कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका सैलरी वगैरह, जो कंपनी के काम करने वाले वर्कर्स थे, वह कंपनी के कर्मचारियों का सैलरी जो है वह कहां से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। भारतीय राज्य कोष से दिया जाने लगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये 1813 का अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? कंपनी का शासन व्यवस्था कितने वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कि कंपनी का कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? 20 वर्षों के लिए। और केवल जो है कंपनी को केवल व्यापार करने का अधिकार जो दिया गया, किसके साथ दिया गया? चाइना और चीन देशों के और साथ। पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और किस चीज का व्यापार करने का? चाय का। चाय और चीनी का व्यापार कर सकते हैं कंपनी के लोग। बाकी जो व्यापार है वह वहां का जो शासक है वो करेंगे। अब आइए इसके बाद जो 1813 से पहले जो प्रतिबंध था। ब्रिटेन में ईसाई लोग होते हैं, पादरी लोग, जैसे अमेरिका में ईसाई लोग हैं, पादरी। ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में है, तो ईसाई जो पादरी होते थे उनको भारत में आने की अनुमति नहीं थी। उनको भी अनुमति इसमें मिला। तो देखो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आइए 1833 के चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया? 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? भारत का गवर्नर बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला कौन बना जी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आइए भारत में, अब यहाँ से 1833 में क्या हुआ? भारतीय लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने लगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा 1834 में पारित किया। और लॉर्ड मैकले के सिफारिश पर किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। यहाँ तक तो दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर तीसरा जो हुआ था दास प्रथा। कौन सा प्रथा है जी? दास प्रथा का जो नियम पर प्रतिबंध लगाना शुरू हुआ। प्रतिबंध लगाया कब? 1833। दास प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया? 1843 में इसका क्या किया? अनुमूलन हुआ। 1843 में क्या हुआ? अनुमूलन कौन किया था? एलेन ब्रो। कौन किया था जी? एलेन ब्रो जो है दास प्रथा का अनुमूलन किए और 1848 में दास प्रथा को क्या कर दिया? पिछले बार में बिहार दरोगा मध्य निषेध 2024 में पूछा था। चलिए अब आइए 1833 के अधिनियम के द्वारा ही लिंग जाति के धर्म के आधार पर धारा 87, धारा कितना जी? 87 के द्वारा भेदभाव को समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को क्या किया गया? सभी लोगों को ऊंचे पदों पर पास कर लोगों को नियुक्ति करना शुरू हुआ। सभी लोगों के लिए समान कानून व्यवस्था हुआ। घोड़ा काला का व्यवस्था धर्म जाति लिंग के आधार पर क्या हो गया? चलिए पूरे भारत के लिए एक ही बजट पेश किया जाएगा। संपूर्ण भारत के लिए क्या एक बजट? यह किस अधिनियम में? 1833। और बंबई और मद्रास का जो प्रेसिडेंशियल पावर मिला हुआ वो वापस ले लिया। वह भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूरी पावर अपने हाथों में ले लिया। चलिए कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से क्या कर दिया? 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था और 1833 में कंपनी का पूरा अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए चार्टर अधिनियम 1853 में देखेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण काम है। पहला जो है यूपीएससी और बीपीएससी जिसको जानते हैं, तो यूपीएससी और बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा जो किसके सिफारिश पर? मैकाले के सिफारिश पर पास विद्यार्थी और पहला पास करने वाले सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर है जो यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले हैं। कभी अब आइए इसी को भारत का शिक्षा का क्या कहा? मैग्ना कार्टा।
इसी को भारत में शिक्षा का क्या कहा गया? मेगना कार्टा या फूड डिस्पैच कहा भी गया। चलिए, और भारत में रेलगाड़ी, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में चलाया गया? तो हम कहेंगे किसके समय? 1853 के अधिनियम के द्वारा, या किसके समय में चलाया गया? लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी। कैनिंग। किसके समय में? डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ेंगे। अब आइए, राज्यपाल और राष्ट्रपति को 1858 के अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। 1853 में मिला। 1853 में किसको? अनुच्छेद 213 के अनुसार 1861 के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का क्या मिला? अधिकार। राष्ट्रपति को 123 अध्यादेश जारी करता है 123 में। यह अधिकार मिला 1919 के अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 का अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को भी अधिकार मिला कि अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए, अगला है 1861 के तरीके देख लीजिए। भारत परिषद अधिनियम बना। क्या बना जी? भारत परिषद अधिनियम। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कार्यकारी परिषद का गठन। कौन सा परिषद का गठन? कार्यकारी परिषद का गठन। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। और 1862, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 गो भारतीय परिषद में भारतीयों को नियुक्ति किया, जिसमें बनारस का क्या? राजा, पटियाला का महाराजा, और पटियाला का क्या? महाराजा। और तीसरा कौन सा? सर दिनकर राव। यह विधान परिषद का गठन हुआ 1861 में, जो भारत में शुरू में 7 राज्यों में था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटा दिया। अब 6 राज्यों में है और 6 पड़ोसी है। जैसे भारत बिहार का का पड़ोसी कौन है जी? यूपी। बिहार का यूपी। बिहार का पड़ोसी कौन है? यूपी। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी कौन है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी तमिलनाडु। और कर्नाटक का पड़ोसी कौन है? महाराष्ट्र। कर्नाटक का पड़ोसी महाराष्ट्र। यह 6 राज्यों में है जो आपका विधान परिषद है। चलिए, अब आइए, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में देख लेते हैं हम लोग कि क्वांटम थ्योरी। कौन थ्योरी है जी? क्वांटम थ्योरी। चलिए, क्वांटम थ्योरी क्या नियतांक के बारे में किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी कौन दिया था जी? मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के को है 4। क्वांटम के को है 4। सबसे पहले मुख्य क्वांटम, सबसे पहले क्या बात करेंगे? मुख्य क्वांटम को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको सूचित किससे करते हैं? n से। n जो होता है जहां पर कक्षा की संख्या, n क्या होता है? कक्षा की संख्या। और n का मान क्या होता है? 1 1 2 3 जैसे 7 तक होगा, क्योंकि कक्षा के को है। 7 गो। हाँ, तो n जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? कक्षा की संख्या। और दूसरा जो क्वांटम होता है द्विगांशी क्वांटम, जिसको सूचित किससे किया जाता है? L से। द्विगांशी क्वांटम को किससे? L से। जिसकी आकृति कैसा होगा? त्रि। और L का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है जी? 0 से n-1 तक। n-1 तक। यानी जितना कक्षा होगा उससे एक कम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये चुंबकीय क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक, इसको किससे नोट करेंगे? और इसका जो मान होता है m का, वो प्लस L से माइनस L। द्विगांशी क्वांटम प्लस और कौची माइनस। चौथा देखेंगे, ये आपका स्पिन क्वांटम, चक्रीय है। चौथा जो क्वांटम होता है चक्रीय क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किससे करते हैं? ms। जिसका जो होता है ms का मान होता है +1/2 से लेकर कितना? -1/2। अब ये इसको खोज किया था जॉर्ज सैमुअल। कौन किया था जी? जॉर्ज और सैमुअल। जॉर्ज और सैमुअल। चलिए, अब ये प्रमुख सिद्धांत क्या है जी? प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत है जैसे पाउली ने, कौन है जी? पाउली ने क्या दिया था? अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली ने किसका नियम दिया? अपवर्जन का सिद्धांत दिया। कहा पाउली ने कहा कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन समान होगा, जैसे k और l m कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन सभी में समान रहते हैं, समान होने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो
चक्कर लगाएगा वह कैसे लगाएगा? विपरीत दिशा में। विपरीत लगाएगा। समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर ऑर्बिट में चक्कर कैसे लगाएगा? विपरीत। और हुंड का नियम, हुंड माने होता है झुंड, एक सारा झुंड होता है। तो कहा कि हुंड तभी बनेगा जब कक्षा में स्थान खाली ना होगा तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एक जगह बैठ सकते हैं। लेकिन कब बैठ सकते हैं? जब कक्षा में क्लास में जगह खाली नहीं होगा। यह किसका नियम है? हुंड का। हाइजेन ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन ने किसका दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत। इसने कहा कि जो वेग होगा वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा और स्थिति होगा, पोजीशन होगा, एक साथ संभव मतलब डिसाइड करना समझ नहीं है। चलिए चौथा दिया अफबाऊ ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संरचना क्या दिया था जी? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया था? अफबाऊ। फिर से बोलेंगे अपवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? हाँ, हुंड ने किसका नियम दिया? मल्टीप्लिकेशन। जब तक पेड़ नहीं होगा जब तक एक स्थान खाली हो। हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफबाऊ। चलिए थोड़ा सा और है। चलिए गैसों का नियम कौन दिया था जी? ग्राम। गैसों का नियम कौन दिया? ग्राम। चलिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। किस लॉ की? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है जी? टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नौजवान होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, लड़का लोग का उसमें टेम्परेचर हाई होगा। अब बेटा जो होगा इनडायरेक्ट, बेटा क्या होगा? इनडायरेक्ट। अब बाबूजी क्या होंगे? डायरेक्ट। बाबूजी क्या होंगे? बाबू डायरेक्ट और बेटा इनडायरेक्ट। याद रखेंगे, बाबू डायरेक्ट और बेटा इनडायरेक्ट। तो कहेंगे चार्ल्स लॉ में क्या होगा? चचा को प्रेशर होता है बाबू, और चचा का क्या होता है? प्रेशर का मानेगा। अब बेटा का क्या होता है? टेम्परेचर। बेटा को कहेंगे टेम्परेचर और बाबू को प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होगा प्रेशर, और बाबू डायरेक्ट होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा है एवोगाड्रो नियम। यह एक संख्या है, ना इसमें टेम्परेचर होता है ना ही इसमें प्रेशर होता है। यह जो होता है इसमें गैस का जो आयतन होता है, गैस के अणुओं की संख्या के क्या होता है? बराबर। चलिए अब आइए गै-लुसाक लॉ में जो होता है वह कांस्टेंट यहाँ पर आयतन होता है। क्या होता है जी? आयतन कांस्टेंट होता है। यह विसरण का नियम दिया था। किसका नियम? विसरण का नियम कहेंगे तो कौन दिया था? गै-लुसाक। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है जी? PV = nRT। और जहाँ पर गैसों का जो विसरण होता है, गैसों का विसरण का रेशियो होता है R1/R2, जो उसके द्रव्यमान या भार के क्या होता है? व्युत्क्रम का वर्गमूल होगा। D2/D1 या M2/M1। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देंगे।